स्वागत है दोस्तों आप सभी का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का लाइव सेशन प्रारंभ होने जा रहा है। देखते हैं आज की क्विज का पहला प्रश्न एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का। इसी ग्रह की अपनी कक्षा से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है अपसौर, उपसौर, खगोलीय इकाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अपसौर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब जो है सूर्य जो जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर किसके सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, तो उस दौरान जो सबसे न्यूनतम दूरी और जो सबसे अधिकतम दूरी है उसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपकी होती है कब? तो वो आपकी होती है 3 जनवरी को। कब होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कितनी तारीख को होती है? 3 जनवरी को होती है। और सबसे दूर जो होती है वो कब होती है? 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे दूर वाला पूछ रहा है, तो सबसे दूर को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और अगर सबसे नजदीक का पूछेगा तो सबसे नजदीक को क्या बोलेंगे? उपसौर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपसौर। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न क्या कहा गया है? आपसे यहाँ पर प्रश्न कहा गया है अधिकतम दूरी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात अपसौर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? 1925, 1926, 1927, 1928। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? ठीक है, ये जो घटना थी ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में हुई थी। कहां पर हुई थी? लखनऊ जिले में। ठीक है, और लखनऊ जिले में एक स्थान पड़ता है काकोरी। कहां पर? काकोरी नामक स्थान पर हुई थी। और इस घटना को अंजाम जो दिया था वो HRA के कार्यकर्ताओं ने दिया था, हिंदुस्तान एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने दिया था। और इस घटना को अंजाम देने में जो सबसे प्रमुख क्रांतिकारी थे वो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल इसको अंजाम देने वाले प्रमुख क्रांतिकारियों में थे। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा 1925। अब इसका नाम जो परिवर्तित होकर कर दिया गया दोस्तों इस वर्ष, अब ये कर दिया गया काकोरी एक्शन प्लान। क्या हो गया है? काकोरी एक्शन प्लान। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। किसके विरुद्ध में? तो बंगाल के विभाजन के विरोध में। किसके? बंगाल के विभाजन के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, संपूर्ण देश में। ठीक है, बंगाल के विभाजन के दौरान। और जो कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ वो किस सन में हुआ? वो हुआ आपका 1907 ईस्वी में। किस सन में हुआ था? 1907 ईस्वी में। कहां पर? सूरत में। कहां पर हुआ था? सूरत में। तो इसलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं था? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात सर सैयद अहमद खां। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, ये किसने दिया है? तो ये जो है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, केपलर का नियम। किसका नियम है ये? केपलर का नियम है। इसलिए इसका सही ऑप्शन ए। केपलर ने जो है ग्रह से संबंधित या ग्रह विषयक संबंधित कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, जिसे हम केपलर लॉ ऑफ प्लेनेट मोशन अर्थात केपलर के ग्रह विषयक नियम भी कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? ए ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहां पर समाप्त हो जाती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, छोटी आंत में। पाचन की प्रक्रिया अगर देखा जाए तो पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? तो पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से, अर्थात मुख से प्रारंभ होती है। मुख गुहा से प्रारंभ होती है और ये जाकर के कहां पूर्ण हो जाती है? तो छोटी आंत में। कहां पर? छोटी आंत में पाचन संबंधी सभी क्रिया लगभग में क्या होती हैं? पूर्ण हो जाती हैं।
तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, ए ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। और याद रखना विटामिन B12 में क्या होता है, तो विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती, कोबाल्ट धातु पाई जाती। बहुत ध्यान से, ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, तो बहुत ध्यान से इसे देखना। ठीक है, तो कोबाल्ट हो जाएगा, विटामिन B12 में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। आपको ये बताना कि कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, तो उत्तर आपका क्या होगा इसका, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। अगर देखा जाए एक बार तो जल्दी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से चारों को मैं बना दे रहा हूँ आपको, ताकि स्पष्ट हो जाए एक बार में। ए में ए में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। बी में एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है। ए बी में जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है, इसमें जो है एंटीजन ए और बी दोनों है, एंटीबॉडी कोई नहीं है। और जो ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें कोई एंटीजन है और दोनों एंटीबॉडी है। ठीक है ना, तो आपसे पूरा दोनों एंटीबॉडी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही डी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा। आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि किस यंत्र से रुधिर का प्रेशर मापा जाता है, तो उस यंत्र का नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और रुधिर दाब में किसका दाब मापा जाता है, ये भी ध्यान देना, तो धमनी का। किसका दाब नापते हैं, धमनी का दाब नापते हैं। धमनी जो गहराई में होती है और जिसमें से कौन सा ब्लड प्रवाहित होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुलित होता है। ठीक है ना, तो धमनियों का दाब मापा जाता है रुधिर दाब में, और वो यंत्र कौन सा, स्फेग्नोमैनोमीटर हो गया। अगला प्रश्न, सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। आपको ये बताना किसमें से द्विसदनीय विधायिका होना जरूरी है। सी ऑप्शन, संघीय प्रणाली। किसमें, संघीय प्रणाली में द्विसदनीय विधायिका का होना अनिवार्य है। और ये प्रणाली हम लोगों ने किस देश के संविधान से अपनाई है, तो याद रखना ये हम लोगों ने कनाडा देश के संविधान से अपनाई है। ठीक है ना, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1922, 1923, 1921 या 1920, तो उत्तर क्या होगा आपका इसका, 1921 हो जाएगा दोस्तों, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 1921 में जो आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, किस सन में आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 के अंतर्गत। चुनाव देश में प्रांतीय चुनाव कब हुए, 1920 में, और 1920 में हुए प्रांतीय चुनाव के अंतर्गत विधानसभा का गठन कब हुआ, 1921 में, इसलिए सही उत्तर 1921 है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अभी आपको बताया था कि जो स्वदेशी आंदोलन था वो बंगाल के विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था 1905 में। कब प्रारंभ हुआ था, 1905 में। बंगाल का विभाजन किस के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। आपको बताना है किसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, बिल्कुल सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, बिल्कुल सही। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए, बिल्कुल सही। यह बंगाल तक सीमित रहा, ये गलत है। बंगाल तक सीमित नहीं था, ये पूरे भारत में चलाया गया और भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा, जैसे साउथ इंडिया में मद्रास में देखे चित्रम्बन पिल्ले ने किया, और अगर हम लोग महाराष्ट्र में देखे तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। तो इसका मतलब संपूर्ण भारत में चला आंदोलन, ना कि बंगाल तक सीमित था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया, क्योंकि। ठीक है, तो उत्तर इसका क्या होगा, सी ऑप्शन, कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी की याद में जब संविधान बनकर तैयार हो गया देश का 26 नवंबर 1949 को। देश का संविधान बनकर कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को। फिर भी इसे 2 महीने बाद, कितने, 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को या इसीलिए लागू किया गया कि हमेशा लोगों को 26 जनवरी की तिथि याद रहे, क्योंकि पहली बार देश का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930, इसी दिन की याद में इसे रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14,
भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन 198, 298, 299 या 199। तो देखिए पहले कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जब देश की संविधान सभा का गठन हुआ था तो टोटल मेंबर संविधान सभा में कितने थे? 289 थे। कितने? सॉरी 389। टोटल मेंबर कितने थे? 389 मेंबर संविधान सभा में थे। किंतु भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किसके? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत क्या किया गया? भारत और पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गए तो संविधान सभा में जो मेंबर कम पड़ गए वो कितने? तो 389 थे और नंबर कम कितने पड़ गए? 90 कम पड़ गए, इसलिए बचे कितने? 299। इसलिए संविधान सभा में संविधान लिखने वाले सदस्यों की संख्या कितनी? 299, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? ठीक है, तो उत्तर इसका क्या है? सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय व्यवस्था लागू की गई देश में। कौन सी व्यवस्था लागू की गई? संघीय व्यवस्था देश में लागू की गई। किस एक्ट के अंतर्गत? 1935 के अंतर्गत। और संघीय व्यवस्था में क्या होता है? केंद्र और राज्यों में शक्तियों का डिवाइडेशन हो जाता है। किसके किसके बीच में? केंद्र और राज्यों में शक्तियों का क्या हो जाता है? डिवाइडेशन हो जाता है। तो राज्यों को क्योंकि राइट्स दे दिए गए अपने विषय पर विधायन कार्य करने के लिए, तो राज्य क्या हो गए? स्वायत्त हो गए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम क्या हो गया? करेक्ट उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल अगर संविधान सभा के मेंबर देखे जाए तो हमने क्या बताया? 389 थे। और जब पाकिस्तान नया राष्ट्र सृजित होगा तो कितने मेंबर बचे? 90 घट गए उसमें। तो अब टोटल कितने बजे थे? 299। और 15 अगस्त 1947 से, कब से? 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा ही क्या बन गई? देश की विधायिका बन गई। ठीक है, तो विधायिका में चाहे संविधान सभा की बात किया जाए चाहे विधायिका की बात किया जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 299, अर्थात ए ऑप्शन एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, 1100 किस सन में? 1191 में, सॉरी किस सन में लड़ा गया? 1191 में लड़ा गया। 1191 में। ठीक है, इस युद्ध में कौन जीता? तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय जीता और मोहम्मद गौरी क्या हुए? पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18। मद्रास में, अभी मैंने बताया मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन हमने अभी बताया किसके विरोध में चला? बंगाल के विभाजन के विरोध में। और बंगाल का विभाजन हुआ कब? 1905 में। तो हमने कहा था साउथ इंडिया में आंदोलन अर्थात मद्रास में किसने इसका नेतृत्व किया था? ठीक है, चिदम्बरम पिल्ले ने। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है नागालैंड के मुख्यमंत्री, पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड राज्य के मुख्यमंत्री का नाम पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन साफ साफ क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेफ्यू रियो जो है वर्तमान में नागालैंड के सीएम है। अगला प्रश्न है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपको यह बताना है जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाएगी? तो जैव विविधता सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट है। ठीक है, और सबसे कम जैव विविधता अगर देखा जाए तो कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्र में। ध्रुव पर सबसे कम विविधता पाई जाती है जैव विविधता, और विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और इसलिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सबसे ज्यादा जैव विविधता होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न भारतीय मानव मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इसका मतलब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, कौन सी? भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा सबको पता है कौन सी है? 82.5 डिग्री। कौन सी? 82.5 डिग्री। कौन सी है? तो भारतीय मानक समय रेखा आपकी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। कौन सी? पूर्वी देशांतर रेखा। अब पूछ रहा है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? कौन से राज्य से नहीं गुजरती? तो कितने राज्यों से ये रेखा गुजरती? 5 राज्यों से। वो राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? बिहार से नहीं गुजरती। 5 राज्य कौन कौन? उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा आपका उड़ीसा हो गया और पांचवा आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर बिहार हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न
भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान में अंतरिक्ष में जो अर्ध मानवीय महिला रोबोट भेजा जाएगा उसका नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम क्या है? सोफिया। सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, सोफिया एकदम करेक्ट है इसका प्रश्न। अगला, भारत में कहां पर क्रमशः तांबा, सोना, लोहा और कोयला उत्खनित होता है? क्रम में आपको बताना है, तो आइए देखते हैं जल्दी से। तो आ गए सबसे लास्ट वाले ऑप्शन, खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान में तांबा उत्खनन के लिए फेमस है। कोलार खान कर्नाटक की अगर देखा जाए तो स्वर्ण उत्खनन के लिए फेमस है। कुद्रेमुख कर्नाटक की, ठीक है, लौह अयस्क के लिए। और झरिया झारखंड की, किसके लिए? कोयला के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए वधावन में एक बड़े बंदरगाह के निर्माण के लिए अनुमति प्रदान की गई है? तो सही उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसका निर्माण मुंबई बंदरगाह को कम करने के लिए किया गया था, किसके? मुंबई बंदरगाह को कम करने के लिए किया गया था। और यह देश में वर्तमान में सबसे ज्यादा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। क्या है? कंटेनर क्षमता की सबसे ज्यादा अगर कैपेबिलिटी देखा जाए तो इसी पोर्ट की है। अब इससे भी ज्यादा कंटेनर क्षमता का जो पोर्ट बनाया जाएगा महाराष्ट्र में, वो कौन सा बनाया जाएगा? वो आपका बथावन पोर्ट बनाया जाएगा। इसलिए सही उत्तर ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला, जुलाई 2020 में मंगल ग्रह के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताना है। नासा का मंगल मिशन जो 2020 में प्रक्षेपित हुआ था उसका नाम क्या था? परसेवेरेनस था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तियानवेन-1 चीन का मंगल मिशन, होप सऊदी अरब, होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है। और क्यूरोसिटी रोवर नासा का ही मंगल मिशन है। मगर इसका जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो आपको गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि किस देश के होंगे? मिस्र देश के होंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अम्लान लॉन्च किया है? आपको बताना है। एनीमिया को खत्म करने के लिए, एनीमिया एक डिजीज होती है जो किसके कारण होती है? खून की कमी के कारण होती है। किसके? खून की कमी के कारण। और ये किस राज्य ने शुरू किया? उड़ीसा राज्य ने। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस देश ने डेविस कप अपने नाम किया? पहले ये देखते हैं डेविस किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है। तो डेविस कप एक टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता होती। किससे? टेनिस से संबंधित एक प्रतियोगिता होती है। और इस वर्ष डेविस कप का विजेता कौन बना है? कनाडा देश बना है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आज की क्विज का, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण व परीक्षण केंद्र स्काई रूट स्थापित किया जाएगा? आपको यह बताना कि किस राज्य में रॉकेट डिजाइन, निर्माण और परीक्षण केंद्र स्काई रूट की स्थापना की जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा तेलंगाना राज्य। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये था आज का लाइव सेशन। ठीक है, आज का लाइव सेशन इसी के साथ क्या होता? समाप्त होता है। धन्यवाद सभी लोगों को।